सी-टेट की क्वेश्चन है 2019 के भाषा 2 हिंदी के भाग 4। तो सबसे पहले गद्यांश से हिंदी के, जिसमें है 121 से लेकर 128 तक के प्रश्न, इसके माध्यम से ही हमारे हल होंगे। तो ये गद्यांश हम पढ़ते हैं कि सुप्रसिद्ध गीतकार गोपाल दास नीरज ने अपनी एक रचना में कहा है कि जैसा हो आघात रे, जैसा हो आघात रे, वैसा बजे सितार, तेरी ही आवाज़ की प्रतिध्वनि है संसार। हम वाद्य यंत्रों पर जैसा आघात करते हैं वैसी ही ध्वनि उनसे निकलती है। यदि कठोरता से आघात करते हैं तो कठोर ध्वनि उत्पन्न होती है, लेकिन यदि कोमलता से आघात करते हैं तो कर्णप्रिय कोमल ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि हम किसी वाद्य यंत्र को नियम पूर्वक ठीक से बजाते हैं तो सही राग उत्पन्न होता है, अन्यथा सही राग उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता। सही राग उत्पन्न न होने की स्थिति में गुणीजन हमारे गायन अथवा वादन की ओर आकर्षित ही नहीं होंगे। हमारे जीवन रूपी सितार की भी यही स्थिति है। यदि हम अनुशासन में रहते हुए प्रत्येक कार्य नियमानुसार करते हैं तो जीवन रूपी सितार से उत्पन्न होने वाला प्रत्येक राग रूपी कार्य भी हमें सार्थकता और आनंद ही प्रदान करेगा। इस संसार में हम जो कुछ सोचते हैं, कहते हैं अथवा करते हैं, वही हमारे पास लौट कर आता है, ना कम ना अधिक। जब हम किसी खंडहर अथवा वादी में कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही अच्छा शब्द या वाक्य गूंजता हुआ हमें सुनाई पड़ता है, और यदि हम कोई बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द या वाक्य बोलते हैं तो कुछ देर बाद वही बुरा, अपमानजनक अथवा घृणास्पद शब्द वाक्य हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम सुरीली आवाज़ निकालते हैं तो वैसे ही सुरीली आवाज़ लौटकर हमारे पास आती है, लेकिन यदि हम डरावनी आवाज़ निकालते हैं तो वैसे ही डरावनी आवाज़ लौटकर आती है। तो हम जैसा एक बार बोलते हैं वैसा ही कई बार सुनने को अभिशप्त होते हैं, पर यह बात अनुभव करते हुए भी उसका आशय हम समझते नहीं है, क्योंकि आवाज़ के लौट आने में थोड़ा वक्त लगता है। इसीलिए हम उसे स्वतंत्र आवाज़ के लौट कर आने में थोड़ा वक्त लगता है, इसीलिए हम उसे स्वतंत्र घटना मान लेते हैं। यह एहसास नहीं कर पाते कि हमारे ही किए हुए काज, हमारे ये सोचे हुए भाव अलग दिशा से हमारे पास ही आते दिख रहे हैं। तो पहला प्रश्न है 121 नंबर के, घृणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा? घृणास्पद का संधि विच्छेद क्या होगा? घृणा, डी नंबर, घृणा प्लस आस्पद, घृणास्पद। नेक्स्ट है कि कौन सा विशेषण गोपाल दास नीरज के लिए उपयुक्त नहीं है? तो संगीतकार, वे गीतकार थे, संगीतकार नहीं थे, वे गीतकार थे गोपाल दास नीरज। कवि, रचनाकार, गीतकार, तो वे गीतकार थे और संगीतकार इसमें नहीं थे, तो ये उपयुक्त नहीं है, ये गलत होगा, आंसर होगा लेकिन यही संगीतकार, क्योंकि पूछा उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त हमारे लिए गीतकार है, रचनाकार है, कवि है, लेकिन ये नहीं होगा, बी नंबर। 123 नंबर प्रश्न है कि एक ही वाद्य यंत्र से कोमल और कठोर ध्वनि निकालना किस पर निर्भर होता है? एक ही वाद्य यंत्र में कठोर और कोमल ध्वनि निकालना किस पर निर्भर होता है? हल्के या तेज आघात पर, उसके आघात पर यह निर्भर करता है कि हमारा जो वाद्य यंत्र से कोमल अथवा कठोर ध्वनि निकलेगा। 124 नंबर है कि कर्णप्रिय ध्वनि का आशय क्या है? कर्णप्रिय ध्वनि का आशय हमारा क्या है? तो कानों को जो प्रिय हो वो कर्णप्रिय ध्वनि है, और यही इसका आशय है। 125 नंबर प्रश्न है जीवन के साथ सितार की तुलना, जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? जीवन के साथ सितार की तुलना किस लिए की गई है? सी नंबर होगा कि सितार बजाने की भांति
जीने का भी एक सलीका होता है। सितार बजाने की भांति जीने का भी एक सलीका होता है। जीवन के साथ सितार की तुलना ये है कि जीवन की सितार बजाने की भांति जीवन जीने का भी एक सलीका होता है। 126 नंबर प्रश्न है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? यह समझाने के लिए लेखक ने किसका उदाहरण दिया है? अनुशासन का, आघात का, सितार का और गूंज का। तो किसका उदाहरण दिया है लेखक ने? तो उन्होंने आघात का उदाहरण देके बताया है कि हम जैसा करते हैं वैसा ही पाते हैं। आघात का, जैसा आघात होता है वैसा ही उसका साउंड हमें मिलता है सितार का। तो वही जीवन में आप जैसा करोगे आपको भी जीवन में वही रिटर्न आएगा, आपको फिर से वही चीज़ मिलेगा बार बार। तो आप जैसा बोओगे आपका जो फल भी वैसे ही आएगा। वही कवि इसी में जो गीतकार है वही कहना चाहते हैं इस गद्यांश के माध्यम से। और प्रत्यय की दृष्टि 127 नंबर है कि प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न हो। प्रत्यय की दृष्टि से उस शब्द को पहचानिए जो शेष शब्दों से भिन्न है। पहला है कठोरता, दूसरा है कोमलता, तीसरा है सी मतलब निकलता और डी है सार्थकता। कोमलता ठीक है, सार्थकता भी ठीक है, कठोरता भी ठीक है। थोड़ा डिफरेंट क्या लग रहा है? निकलता तो कुछ हो नहीं रहा है, इसमें आपका प्रत्यय अलग है, शेष शब्दों से अलग है। तो वही पूछ रहा है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। 128 नंबर प्रश्न है कि यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो डैश की करवाची में रचना होगी। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए, यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो क्या होगा? तो वो करवाची में रचना होगी। यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोलते हैं तो यदि कोई अच्छा शब्द या वाक्य बोला जाए तो करवाची में रचना होगी, यानी कि इसका भी आंसर होगा सी नंबर। नेक्स्ट है हमारा 129 से 135 तक के लिए हमें गद्यांश को पढ़ना पड़ेगा और उसके माध्यम से हम इसका उत्तर दे पाएंगे। 129 से लेकर 135 के जो प्रश्न हैं ये इस गद्यांश को पढ़कर ही हम बता सकते हैं, बिना पढ़े हम इसे सही उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो हमें इसे पढ़ना ज़रूरी है। हमारा जीवन जो है जिन मानवीय सिद्धांतों, अनुभवों और सांस्कृतिक संस्कारों के संबल से समस्त सृष्टि के लिए महत्वपूर्ण बना है। परोपकार की भावना उन्हीं में से एक है। मानव को दूसरे मानव के प्रति वैसा ही संवेदनात्मक उत्तरदायित्व निभाना चाहिए जैसे वह स्वयं के प्रति निभाता है। जीवन को केवल परोपकार पर, सेवा और निस्वार्थ प्रेम के लिए ही वास्तविक समझना चाहिए, क्योंकि नश्वर शरीर जब नष्ट हो जाएगा तो उसके बाद हमारा कुछ भी इस दुनिया के जीवों की स्मृति में नहीं रहेगा। हम जग जीवों की स्मृति में सदा सदा के लिए तभी बने रह सकते हैं जब हम अपने नश्वर शरीर को वैचारिक, बौद्धिक और आत्मिक चेतना से पूर्ण कर निस्वार्थ भाव से स्वयं को जीव सेवा में समर्पित करेंगे। हमें स्थिरता से और शांतिपूर्वक ये विचार करते रहना चाहिए कि हमारे जीवन का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य और एकमात्र लक्ष्य हमारे द्वारा किए जाने वाला त्याग ही है। त्याग योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए गहन तप की आवश्यकता है। त्याग का अनुभव किसी मनुष्य में साधारण होते हुए जन्म लेता है। इसके लिए मनुष्य को जीव और जगत इसके जीवों के संबंध में असाधारण वैचारिक रचनात्मकता अपनाकर निरंतर योग, ध्यान, तप व अनुभवों से सीखना चाहिए। सीखना होगा यानी लेस होना होगा। आवश्यकता होने पर उसे जीवों की वास्तविक सेवा करनी होगी। जब ऐसी विशेष मानवीय परिस्थितियां उत्पन्न होगी तब ही मानव में त्याग भाव आकर ग्रहण करेगा। तो 129 नंबर प्रश्न की रचना की दृष्टि से शेष से भिन्न शब्द को अलग कीजिए। पहला है वास्तविक, दूसरा है मालिक, वैचारिक और फिर है बौद्धिक। इसमें से शेष से जो अलग है वो हमें बताना है। तो मालिक ये सबसे अलग है, तो होगा इसका बी नंबर आंसर।
वास्तविक, वैचारिक, बौद्धिक। तो रचना की दृष्टि से ये मालिक थोड़ा सा अलग है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। शरीर को नश्वर कहा जाता है। 130 नंबर प्रश्न है कि शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि वह छोटा होता है, अत्यंत अल्प होता है, अल्पायु होता है, नाशवान होता है। शरीर को नश्वर कहा जाता है क्योंकि 130 नंबर प्रश्न है, क्योंकि शरीर जो होता है वो नाशवान होता है। 131 नंबर प्रश्न है, लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम निस्वार्थ भाव से उनकी सेवा करेंगे। लोग हमें तभी याद रखेंगे जब हम निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे। 132 नंबर प्रश्न है कि जीवन का श्रेष्ठ उद्देश्य किसे बताया गया है। जीवन का जो श्रेष्ठ उद्देश्य है किसे बताया गया? रचनात्मकता को, शिक्षा को, तप को, त्याग को। त्याग को बताया गया है, त्याग को। रचनात्मक तद होगा नहीं, शिक्षा होगा नहीं, तप होगा नहीं, तो जीवन का जो श्रेष्ठ उद्देश्य क्या है? तो ये त्याग बताया गया श्रेष्ठ उद्देश्य। डी नंबर है। फिर है त्याग के योग्य व्यक्तित्व। त्याग के 133 नंबर प्रश्न है कि त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। 133 नंबर प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है कि त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? असाधारण रचनात्मकता। त्याग के योग्य व्यक्तित्व प्राप्त करने के लिए आवश्यक क्या है? असाधारण रचनात्मकता। बी नंबर आंसर होगा इसका फिर 133 का। फिर 134 नंबर है कि आध्यात्मिक अनुभवों से लेस होना होगा। आध्यात्मिक अनुभवों से लेस होना होगा, तो रेखांकित जो लेस शब्द है, लेस शब्द का अर्थ क्या है? तो ये होगा सज्जित होना होगा, ये इसका आंसर होगा। लेस जो दिया हुआ उसका अर्थ। 135 नंबर प्रश्न है नेक्स्ट कि आध्यात्मिक शब्द जो है का निर्माण किस उपसर्ग की सहायता से हुआ है? आध्यात्मिक शब्द का आदि उपसर्ग की सहायता से आध्यात्मिक शब्द का निर्माण हुआ है, यानी कि डी नंबर आंसर इसका सही होगा। 136 नंबर प्रश्न है प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों की सहज और स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम महत्वपूर्ण क्या है? शुद्ध उच्चारण। क्योंकि प्राथमिक स्तर पर बच्चे उतना शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते, तो उतना उसके लिए उतना अभिव्यक्ति में, तो स्वाभाविक मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बच्चे को समझना पड़ता है। 137 और फिर है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों का भाषा विकास सर्वाधिक रूप से निर्भर करता है किस पर? समृद्ध भाषिक परिवेश पर, भाषा की व्यवहारिक जानकारी पर, व्याकरणिक जानकारी पर, भाषा के कठोर आकलन पर, भाषा की पाठ्य पुस्तक पर। तो ये किस पर निर्भर करती है? भाषा विकास सर्वाधिक प्राथमिक स्तर पर बच्चों पर किस पर ज़्यादा प्रभावित करती है? समृद्ध भाषिक परिवेश पर, समृद्ध भाषिक परिवेश पर। एक 138 नंबर प्रश्न है कि डैश
वाले बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डैश खाली जगह में क्या होगा? कौन से बच्चों को मुख्यतः लिखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है? डिस्ग्राफिया जो बीमारी है जो बच्चों को होती है, जिनको होती है उनको लिखने में क्या होती है? कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो आंसर होगा हमारा सी नंबर। 139 का है कि प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य क्या है? पठन के द्वारा ज्ञानार्जन एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का उद्देश्य पठन के द्वारा ज्ञानार्जन द्वारा एवं आनंद प्राप्ति में समर्थ बनाना। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक हो जिसमें डैश के सरोकार झलकते हो। 140 नंबर प्रश्न है जो कि इसमें क्या होगा? उच्च विद्यालय होगा, उच्च विद्यालय होगा, उच्च विद्यालय फलक, फलक हो जिसमें विद्यालय के सरोकार झलकते हो, फलक हो, फलक विस्तृत हो जिसमें डैश अभिभावकों के सरोकार झलकते हो, विस्तृत समाज, उच्च समाज क्या होगा? 140 का सी। तो इसमें प्राथमिक स्तर पर पाठ्य पुस्तकों में विषय वस्तु का फलक जो है विस्तृत होता है हो जिसमें कि समाज के सरोकार जो है झलकते हो। 141 का होगा भाषा जो है वैज्ञानिक दृष्टि से भाषा और बोली में क्या होगा? अंतर नहीं होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से जो है भाषा और बोली अंतर नहीं होता है। बहुभाषिकता हमारी डैश भी है, बहुभाषिकता हमारी डैश भी है, पहचान भी है और हमारी संस्कृति व सभ्यता, हमारी सभ्यता व संस्कृति का अभिन्न अंग भी है। 142 का हो जाएगा डी नंबर आंसर सही। एंड 143 का एक 3 साल के बच्चे से किसी भी ऐसे विषय पर अच्छी तरह से बातचीत की जा सकती है जो उसके डैश के अंदर हो, उसके डैश दायरे के अंदर आता हो। संज्ञानात्मक दायरे के अंतर्गत आता हो। 144 नंबर है कि विश्व की सभी भाषाएं थोड़े से फेरबदल से एक ही लिपि में लिखी जा सकती है। कथन सही है, भ्रामक है, आंशिक रूप से सत्य, पूर्णतः सत्य नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? 144 का ही है कि पूर्णतः सत्य है कि सभी भाषाएं जो है थोड़े से फेरबदल से एक लिपि के ही लिखी जा सकती है। भाषा में 145 का है कि आकलन का अर्थ है, भाषा आकलन का अर्थ है 145 का। भाषा आकलन का साहित्यिक विद्याओं की जानकारी का आकलन, भाषा व्याकरण का आकलन, भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, आलंकारिक भाषा के प्रयोग का आकलन। भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन, भाषा में आकलन करते भाषा प्रयोग की क्षमता का आकलन। बच्चों की लेखन क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? बच्चों को लिखने की क्षमता का आकलन करते समय आप सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसे मानते हैं? सुंदर लेखन, शुद्ध वर्तनी, व्याकरणिक ज्ञान, विचार तत्व को। 147 का होगा कि बच्चे अपनी जन्मजात भाषा अर्जन क्षमता के सहारे परिवेश में मौजूद भाषा अर्जित करते हो। यह कथन किसे महत्व नहीं देता है? भाषा अनुकरण को ये महत्व नहीं देता है, यानी बी नंबर होगा 147 का। फिर है 148 नंबर की प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास किस पर निर्भर करता है? शायद कठिन है, विकास कठिन है, साधन है, साध्य है, संभव नहीं है। तो प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का विकास जो है
साध्य है। कौशलों का विकास साध्य है। प्राथमिक स्तर पर भाषा कौशलों का जो विकास है वो क्या है, साध्य है। 149 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि है। प्राथमिक स्तर पर बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास करने की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण गतिविधि क्या है? कहानी सुनकर उसे अपनी भाषा में कहना।